एक सपना। सपना जिसमें संविधान की प्रस्तावना के दो सबसे अहम शब्दों को असली जामा पहनाते हुए नागरिकों को देखा गया। समता और स्वतंत्रता, बराबरी और आज़ादी। सब बराबर हो, सब आज़ाद हो। सामाजिक न्याय का सपना। इस सपने को शायद देखा पहली बार तब गया होगा जब संविधान या लोकतंत्र जैसी किसी चीज की कोई कल्पना या परिकल्पना रही ही नहीं होगी। छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव और इसके दमन से पीड़ित किसी मन में, किसी बागी या भावुक क्षण में पहली बार ये सपना उभरा होगा। और आदिकाल के उस दिन से न जाने कितनी सदियों तक ये सपना लाखों करोड़ों मनों में पलता रहा। इस सपने को कभी किसी यायावर कवि ने अपनी कविता, दोहों और छंदों में ढाल दिया, कहीं किसी नाटक में इसका अभिनय किया गया, इसको रचा गया, तो शायद कभी किसी ने हथियार उठाकर आक्रोशित विद्रोह में शहादत दे दी। सामाजिक न्याय। आधुनिक इतिहास में हम जिसे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर या मार्टिन लूथर किंग की परंपरा में देखते, समझते और सुनते रहे हैं। जाति हो या जेंडर हो या नस्ल हो, सिमोन दे बोवार हो या कोई और, आह्वान है भारत में जय भीम। हम उस सपने की बात कर रहे हैं, जाति के सामाजिक न्याय का सपना। और उसी सपने को देखकर पैदल और साइकिल से सड़कों पर घूमते एक पंजाबी दलित काशीराम के राजनीतिक इरादों की ज़मीनी हकीकत की आज की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। काशीराम जो पंजाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति तक आए और छा गए, मायावती के साथ मिलकर वो इस सपने को राजनीतिक जामा पहनाते हैं। नाम देते हैं उसे बहुजन समाज पार्टी। नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं माइंड की बात। माइंड की बात में आज हम बात कर रहे हैं दानिश अली के बहाने, दानिश अली को सस्पेंड किए जाने के बहाने सामाजिक न्याय के बहुजन समाज पार्टी में जो एक सपना था उसके सस्पेंशन की। तो सबसे पहले दानिश अली की ही बात कर लेते हैं। दानिश अली, आप में से बहुत सारे लोग उनको पहली बार तब शायद पहचाने होंगे जब वो चर्चा में आए संसद में, लोकसभा में, उनको कहे गए अपशब्दों के कारण। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश पिधूड़ी ने उनको जिन शब्दों से नवाजा उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, पर उन शब्दों को हम दोहरा नहीं सकते। और उसके बाद दानिश अली चर्चा में आए। मामला एथिक्स कमेटी में है, पड़ा हुआ है, एक बैठक हुई है, महुआ मोइत्रा जो हैं बर्खास्त हो चुकी हैं संसद से, पर दानिश अली का न्याय अभी तक लंबित है। एक तस्वीर जो हमारे पोस्टर में थी, जो स्क्रीन पर भी है, जहां दानिश अली अपने गले में खुद तख्तियां डाले हुए कह रहे हैं कि सांसद का अपमान आखिर बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है। कुंवर दानिश अली उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और बहुजन समाज पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड कर दिया है? पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में। एक बार वो चिट्ठी देख लेते हैं जिस चिट्ठी में उनके सस्पेंशन का, निलंबन का आदेश है। आपकी स्क्रीन पर वो चिट्ठी है और इस चिट्ठी में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां जिनका आरोप उन पर है वो क्या है। कोई बिंदु, कोई पॉइंटर नहीं है जहां ये बताया गया हो कि उन्होंने ऐसी कौन सी गतिविधियां की हैं जो एंटी पार्टी हैं। पर एंटी पार्टी गतिविधियों में सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती के करीबी, बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2, उनके आदेश से निलंबित कर दिया गया है एक सांसद को लोकसभा चुनाव के तकरीबन तकरीबन ठीक 6 महीने पहले। दिसंबर का महीना है, बहुत सर्द महीना है, और इस सर्द महीने में भावनाएं भी कुछ इतनी सर्द हो चुकी हैं कि हम भूल गए हैं कि दानिश अली के साथ क्या हुआ था। दानिश अली को न्याय चाहिए, लेकिन दानिश अली के साथ न केवल तब उनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई खुल के खड़ी नहीं हुई। अगर आप उस वक्त जाएं जब ये गाली गलौज और अपमानजनक टिप्पणियों का मामला संसद के अंदर हुआ था, उस वक्त भी आप बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो की तरफ से कोई खास रिएक्शन या बयान नहीं देखेंगे। ना ही उन्होंने दानिश अली से कोई मुलाकात की जो सार्वजनिक डोमेन में आई हो। तो क्या दानिश अली सामाजिक न्याय के दायरे में, घेरे में नहीं आते? माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाला एक सांसद जिसको आप जनता दल सेकुलर से लेकर आते हैं बीएसपी में, क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि आप अमरोहा की सीट पर एक मुस्लिम उम्मीदवार चाहते थे जिससे कि आप वो सीट जीत सकें। लेकिन अब क्या वो सामाजिक न्याय के दायरे में नहीं है? क्या अल्पसंख्यक सामाजिक न्याय के दायरे में नहीं आते? पर सवाल ये है कि दानिश अली का सस्पेंशन आखिर हुआ क्यों? 3-4 मोटी मोटी बातें हमको समझ लेनी चाहिए।
उसके बाद हम जाएंगे बीएसपी के अंदर सामाजिक न्याय के सपने के सस्पेंशन की बात करते हुए। पहली बात, दानिश अली से मिलने राहुल गांधी पहुंच गए उस घटना के बाद, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो नहीं पहुंची। कारण क्या है ये कुमारी मायावती बेहतर जानती होंगी, हम क्या ही जानेंगे। पर फिलहाल ये साफ है कि उस मौके पर मायावती जो हैं वो खड़ी नहीं दिखाई दी अपने ही सांसद के साथ, जबकि उनको अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत ही घटिया स्लैंग जो इस्तेमाल किया जाता है वो जो है उनके लिए इस्तेमाल किया था रमेश बिधूड़ी ने। जाहिर है इस पर तीखी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, पर तीखी छोड़ दीजिए, माइल्ड प्रतिक्रिया भी कुछ खास तौर पे नहीं देखी गई। सोशल मीडिया पे कुछ नेताओं ने ट्वीट कर दिया होगा, औपचारिक एक बयान आ गया, लेकिन क्या कोई प्रतिक्रिया दी गई? क्या संसद में बीएसपी ने इस मामले को मुखरता से उठाया? नहीं। बाकी पार्टियों के सांसदों ने उठाया, और राहुल गांधी जब मिलने गए दानिश अली से तो जाहिर सी बात है कि इकलौता बड़ा नेता जो उनसे मिलने पहुंचा है, कैसे वक्त में जब उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो सांसद हैं उसके नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया उस तरह से, यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा हाथ से फिसलनी शुरू हुई। इसमें एक अंदरूनी इनपुट आना ज़रूरी है, जो दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि बीएसपी का पिछले 5-6 साल का जो अप्रोच रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा गया था, उसके बाद जो है मायावती का जो अप्रोच रहा है वो लगातार एंटी कांग्रेस, एंटी सपा, या ये कहें कि एंटी विपक्ष रहा है, और बहुत सारे मामलों पे वो सीधे ना सही अप्रत्यक्ष तौर पे भाजपा का समर्थन, सीधे ना सही अप्रत्यक्ष तौर पे भाजपा का समर्थन करती दिखाई दी है। आप ध्यान दें तो कश्मीर से धारा 370 जिस तरह से एब्रोगेट की गई, हटाई गई, उसको लेके बहुजन समाज पार्टी का कोई कड़ा रवैया नहीं था, उनका विरोध नहीं था। यही नहीं, सीए और एनआरसी को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी विरोध में नहीं थी, और उसके अलावा हाल ही में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मायावती ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया। और इस बीच बहुत सारे सांसद यानी कि 10 सांसद जो है वो 2019 के चुनाव में जो है वो चुनकर आए थे बहुजन समाज पार्टी के, और उनमें से एक अफजाल अंसारी, चूंकि उनको सजा सुना दी गई तो अब वो सांसद नहीं है, तो 9 सांसद बच जाते हैं। अ, अगर हम अ, इसको आपको हम एक बार जो है वो नाम भी बता देते हैं उन सांसदों के जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं इस समय लोकसभा में, और उनमें से एक तो कुंवर दानिश अली ही हैं। उसके अलावा जो है वो संगीता आज़ाद हैं जो लालगंज से सांसद हैं बीएसपी की, गिरीश चंद्र हैं जो नगीना से सांसद हैं। ये दोनों जो है वो एससी सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें हैं। उसके अलावा अमरोहा से, जैसा कि हमने कहा, कुंवर दानिश अली सांसद हैं। बिजनौर उत्तर प्रदेश से मलूक नागर जो हैं वो सांसद हैं। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से, जिसका पुराना नाम जो है वो कुछ और था, अंबेडकर नगर जो है वो मायावती की सरकार के दौरान किया गया नाम। और साथ ही हाजी फजलुर रहमान जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैं, ये भी वेस्टर्न यूपी की ही सीट है। और अतुल कुमार सिंह जो घोसी से सांसद हैं बीएसपी के, और श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश की सीट है पूर्वांचल की, वहाँ से जो है राम शिरोमणि वर्मा सांसद हैं। और जौनपुर उत्तर प्रदेश में श्याम सिंह यादव जो है वो बीएसपी के सांसद हैं। इसमें कम से कम 3 से 4 सांसद ऐसे हैं, इंक्लूडिंग हाजी फजलुर रहमान, जो इस दौरान ये समझ रहे थे कि बीएसपी का जो स्टैंड है खासतौर पे अल्पसंख्यकों को लेकर, यानी कि आपको जहां चुनाव जीतना होता है वहां आप टिकट तो देते हैं उनको, ऐसी सीटों पर आप मुस्लिम प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अमरोहा है, सहारनपुर है, ये जो 2 सीटें हैं खासतौर पे। लेकिन आपकी जब पॉलिटिकल पार्टी की का एक स्टैंड की बात आती है तो आप अल्पसंख्यकों से किनारा कर लेते हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। ये लगातार जो है वो बीएसपी के स्टैंड में देखा गया है, और इस वजह से वोटर जो है, जाहिर सी बात है फजलुर रहमान की हम बात चूंकि कर रहे थे, इसमें वोटर जो है आपसे नाराज होता है। तो कुछ सांसद वो बीएसपी के अप्रोच के चलते, कुछ सांसद भाजपा के संपर्क में है, क्योंकि लाइन लेंथ अगर सेम ही रखनी है और कमजोर ही दिखना है, जिस पर हम जाएंगे, तो भाजपा क्या बुरी पार्टी है, और भाजपा टिकट देने को तैयार है अगर, तो वो चले जाएंगे। और कुछ सांसद जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं,
वो बीएसपी को इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं, वो इस बार कहीं और से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि अल्पसंख्यक मतदाता उनसे नाराज है। और माना ये जा रहा था कि कुंवर दानिश अली जो है वो भी इस घटना के बाद जो संसद में लोकसभा में उनके साथ हुई और उसके बाद राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे, वो भी कांग्रेस के संपर्क में है, साथ ही साथ वो नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव के संपर्क में भी हैं, यानी कि आरजेडी और जेडीयू के संपर्क में भी हैं। बीते इतने दिनों में कुंवर दानिश अली ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो बीएसपी के या बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ हो, पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने ये कहा कि उनका जुर्म जो है वो क्या है, वो ये है कि उनका जुर्म कोई नहीं है। एक बार इस ट्वीट को भी आप स्क्रीन पर अपनी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उन्होंने जो है बाकायदा अपना पक्ष रखा है ट्विटर के जरिए। अब बात करते हैं उस सपने की, जिस सपने की हम बात कर रहे थे और हमने काशीराम का जिक्र किया। काशीराम जो पैदल और साइकिल से गली गली गांव गांव घूम रहे थे, पंजाब में पैदा होते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है सामाजिक न्याय, जाति का उच्छेद, जो अन्याय दलितों के साथ खास तौर पे हो रहा था, जो बहुजन समाज के साथ हो रहा था, उसको लेके काशीराम आगे बढ़ते हैं। और काशीराम को अपनी प्रोटेजी, अपनी जो उत्तराधिकारी हैं, वो मिलती है मायावती के तौर पे। और ये बहुत दिलचस्प घटना है जहाँ मायावती जो है वो अपनी पढ़ाई करके, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्होंने एलएलबी किया और उसके बाद उन्होंने बीएड किया और वो पढ़ा रही थी और साथ ही साथ तैयारी कर रही थी सिविल सर्विसेज की। और अगर मायावती की जो आत्मकथा है और जो तमाम और किताबें हैं और जो राजनीतिक किस्से हैं और जो खुद के बयान हैं, उनको सही माने तो काशीराम जब मायावती से मिले और उन्होंने जो है वो उनके इलाके में गए, तो घर पे गए और मुलाकात हुई और एक नौजवान महिला जो पढ़ा रही है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, उससे इम्प्रेस होकर उन्होंने पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, और उन्होंने कहा कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। काशीराम ने कहा कि क्यों ना बेहतर हो कि ये सारे आईएएस जो हैं ये तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े हों और तुम इनको आदेश दो। और यहाँ से मायावती का राजनीतिक सफर जो है वो शुरू होता है। बामसिफ की यात्रा, राजनीतिक यात्रा जो है वो एक पड़ाव पे पहुंचती है और वहाँ से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है। और काशीराम बहुजन समाज पार्टी की, बीएसपी की स्थापना के दिन से ही मायावती को उसमें साथ में रखते हैं और उसके बाद वो अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ती हैं जो वो हार जाती हैं। लेकिन अगला लोकसभा चुनाव 1989 में वो जीतती हैं बीएसपी के ही टिकट पे और सबसे कम उम्र की सांसद जो है वो उस समय वो बनती हैं। अब इसको जो है देखें कि उस समय ये कितनी बड़ी बात थी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो है वो मायावती को दरअसल जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी के करिश्मे के तौर पे पुकारते हैं। और उसके बाद 1994 में जो है वो यूपी से राज्यसभा में जाती हैं और 95 में वो मुखिया बन जाती है बीएसपी की। और एक छोटी सी कोalition गवर्नमेंट जो है उसमें सीएम बनती, पहली दलित मुख्यमंत्री, दलित महिला मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, बन जाती है भारत की। उसके बाद 1996 में दो अलग अलग लोकसभा सीटों से चुनाव जीतती है और फिर लोकसभा पहुंचती है। और उसके बाद 1997 में फिर जो है वो मुख्यमंत्री बनती है और फिर 2002 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो मुख्यमंत्री बनती हैं। और उसी दौरान काशीराम जो है उनको अपना उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर देते हैं। इसके बाद 2007 में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर आती है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए कि सामाजिक न्याय की राजनीति जो है वो अपने पीक पर कहा जाता है उस समय पहुंची थी। और 2007 से 2012 तक वो मुख्यमंत्री रहती हैं उत्तर प्रदेश की, यानी कि एक पूरा टेन्योर उनको मिलता है। और 2012 में जो है वो चुनाव हारती हैं जब समाजवादी पार्टी को बहुमत मिल जाता है, पूर्ण बहुमत मिल जाता है। अब इस कहानी में हो क्या रहा है, ये बात बार बार हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे जो है मायावती काम कर रही है। इसमें इशारों का जो शब्द है वो थोड़ा सा इसलिए अपमानजनक
लगता है क्योंकि मायावती को काशीराम की जो लिगेसी है, जो विरासत है, उसका उत्तराधिकारी माना जाता है और उनके समर्थक कई बार इस शब्द पे नाराज हो जाते हैं। इसको हम थोड़ा अतीत और वर्तमान से जोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। गेस्ट हाउस कांड उत्तर प्रदेश का कुख्यात, अगर वो जिनको याद हो, जिनको नहीं याद हो, वो गूगल करके गेस्ट हाउस कांड पढ़ सकते हैं, जहां पर मायावती मुख्यमंत्री थीं, इस्तीफा देकर राजभवन से निकली थीं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही थीं और सपा के नेताओं और विधायकों ने उनको लखनऊ में वीआईपी गेस्ट हाउस में घेर लिया था और वो अंदर फंसी हुई थी। और उस समय उनकी मदद करने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कई सारे नेता पहुंचते हैं। कुछ नेता बीजेपी के वो राजभवन के बाहर बीएसपी के नेताओं के साथ धरने पर बैठ जाते हैं और उनमें से जो है वो कुछ नेताओं से मायावती जो है उनके प्रति इतनी कृतज्ञ हुई या उनसे उन्होंने जिस तरह से मदद की उस दौरान, वो उनको बाकायदा राखी बांधती रही। और एक भाजपा के नेता ऐसे रहे जिनके चुनाव प्रचार में मायावती जो है लगातार जाती रहीं, जबकि उन्हीं चुनावों में, विधानसभा चुनावों में बीएसपी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। तो ये एक कथा है, अंतर कथा, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। इसके अंदरूनी जो वो है, तो बीएसपी जो है वो कभी भी ना तो काशीराम के लिए और ना ही मायावती के लिए अछूत कभी नहीं रही। और काशीराम इस बात को कहते थे कि जिसके साथ मिलके हम सरकार बना पाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। और इसके पीछे एक सामाजिक न्याय का बहुत इंपॉर्टेंट राजनीतिक पहलू है। काशीराम का मानना था, और ये बहुत हद तक सही भी है, कि सत्ता हासिल करना बहुजन समाज के लिए, खासतौर पर दलित के लिए और जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वो सत्ता में आएंगे, सरकार बना पाएंगे, तभी वो एफर्मेटिव एक्शंस ले पाएंगे। एफर्मेटिव एक्शंस बीएसपी की स्थापना के समय से ही उनकी कोर वैल्यूज़ में से एक रहा है। और इसलिए काशीराम जो है वो बार बार कहते थे कि सत्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय का सपना सत्ता से पूरा होगा। लेकिन काशीराम और उनके बाद की राजनीति बीएसपी की, वो बहुत अलग है। खैर, मायावती जो है भाजपा के समर्थन से भी कई बार मुख्यमंत्री बनी और इसलिए भाजपा अछूत जो है वो कभी नहीं रही। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो केंद्र की सत्ता में मायावती ने हमेशा बाहर से समर्थन देने की रणनीति अपनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके करीबियों की माने, उनकी जीवनियाँ लिखने वालों की माने, उनके बारे में किताबें लिखने वालों को अगर आप पढ़ें, तो उनके मन में देश की दलित महिला, पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बनने की भी एक इच्छा लगातार रही और कोई और पद जो है उसके लिए वो उसके अलावा स्वीकार नहीं करना चाहती थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, क्योंकि देश भर के जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो बहुजन हैं, उनके लिए भी मायावती का प्रधानमंत्री बनना एक सपना था या सपना है। और बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि एक दिन बहन मायावती जो है वो देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे याद है एक समय मैं उत्तर प्रदेश के कुछ गाँव में चुनावी रिपोर्टिंग कर रहा था और वहाँ एक गाँव में, जहाँ पे बहुत ख़राब स्थितियाँ थी और वहाँ पर बहुजन आबादी ज़्यादा थी, दलित आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ जब मैंने ये पूछा कि आप इस बार भी बीएसपी को वोट देना चाहते हैं और जबकि आपके इलाके में कुछ काम नहीं हुआ है, इतने साल बाद भी सरकार भी है, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि हम इसलिए वोट देंगे कि बहन जी एक दिन प्रधानमंत्री बने, हम इसलिए वोट देंगे क्योंकि उनके अलावा हमारा कौन है, और हम इसलिए वोट देंगे कि वो हवाई जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में जब उड़ती हैं तो हमको लगता है कि हम सब उड़ लिए हैं। इस भावना को समझना होगा जहाँ से कोई भी पीड़ित या वंचित आता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या हुई। इस बीच लगातार मायावती पर और उनके परिवार पर, उनके भाइयों पर और तमाम और लोगों पर, करीबी लोगों पर भयानक भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भ्रष्टाचार इस देश में कोई नई बात नहीं है और तमाम सवर्ण नेता भी हैं जिन्होंने घनघोर भ्रष्टाचार किया। समस्या क्या हुई? समस्या ये है कि मायावती के खिलाफ बहुत सारे मामलों में ढेर सारे सबूत, खासतौर पर उनके परिवार पर जो करप्शन के मामले हैं, वो सरकारी एजेंसियों के पास हैं और उसको लेके लगातार उसके पहले एक समय तक जांच चलती रही। आप देखें अगर ध्यान से, तो पिछले कुछ सालों में वो मामले अचानक से स्थगन पे हैं या रुक गए हैं और उन जांच के बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ मामलों में जाहिर सी बात है हमारे पास जो है कुछ
ठोस इनपुट्स हैं। अब ये कैसे हुआ और क्यों आखिर ऐसा हुआ कि एक ऐसे वक्त में जब विपक्ष के तमाम नेताओं पर रेड पड़ रही है, जब कोई लगभग पॉलिटिकल पार्टी अछूती नहीं है इससे, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है ऐसी जहां पर ये रेड्स नहीं पड़ी हैं, जो विपक्ष में दिखती है। तो क्या ये सवाल है कि तो क्या बीएसपी अब विपक्ष में नहीं है? तो क्या मायावती जो है अपने राजनीतिक करियर को देखते हुए और बीएसपी के सर्वाइवल की जो लड़ाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल एक समझौता कर रही है, जिससे कि एग्जिस्टेंस जो है वो बचा रहे, क्योंकि यहाँ पर एक समस्या और है। बीएसपी में सेकंड लाइन लीडरशिप जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तमाम जो बड़े नेता थे उनमें से कुछ दुनिया में नहीं रहे, कुछ पार्टी छोड़ के चले गए और कुछ को मायावती ने खुद निकाल दिया। जब तक काशीराम और मायावती पार्टी में रहे तब तक फर्स्ट और सेकंड लाइन लीडरशिप थी, लेकिन काशीराम के जीवित रहते ही उन्होंने जब मायावती को उत्तराधिकारी घोषित किया उसके बाद से हमने सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं देखी। और अब जब सेकंड लाइन लीडरशिप जैसी चीज़ सामने आई भी है तो वो परिवार से ही निकल कर आई है और यहाँ से सामाजिक न्याय के उस सपने को भी एक समस्या शुरू हो जाती है, जिसमें आपके पास भविष्य के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है जैसे काशीराम के पास था। अब आप कहेंगे कि बीएसपी में उत्तराधिकारी घोषित हो गया है। आप आराम से समय लेके ईमानदारी से सोच के बताइए कि जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया है क्या वो एक लीडरशिप है? खैर, इस बारे में किसी और रोज बात करेंगे। पर लगातार क्या हुआ, मायावती और उनकी पार्टी काशीराम जो एक वक्त में नारा देते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, वो वहां से बीएसपी का नारा बदलता है और सत्ता जो है वो कितनी कीमती थी, कितनी ज़रूरी होती है, वो नारा बदल जाता है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बहुजन समाज पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कराने लगती है और उसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम देती है। साथ ही साथ लगातार ये भी आरोप लगते रहे कि मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी जैसे समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता है कि पिछड़ों में एक वर्ग, एक जाति जिसको यादव कहते हैं, वो उसके साथ ज़्यादा खड़ी दिखाई देती है या उनकी पार्टी है बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग की तमाम और जातियों के। वैसे ही बीएसपी पर यही आरोप लगे और हम जब ग्राउंड पे जाते हैं रिपोर्टिंग करने तो हमको लगातार ये बात सुनने को मिलती है दलितों के अलग अलग जातियों से कि बीएसपी जाटवों की पार्टी है, मायावती जाति से जाटव है। और इस वजह से एक बड़ा वोटर बेस जो है वो बीएसपी से नाराज हुआ। उसको लगा कि इससे जाटवों की ताकत तो बढ़ी है, पर बाकी दलित जातियों के साथ क्या हुआ, उनका क्या हुआ। यही नहीं, सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं और हम जब कहते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं बहुजन, तो बहुजन में केवल दलित नहीं आता है, उसमें ओबीसी भी आते हैं, उसमें आदिवासी भी आते हैं। और चूंकि हम सामाजिक न्याय की अगर हम बात करेंगे तो चूंकि सपना तो सामाजिक न्याय का था, उसमें महिलाएं भी आती हैं, उसमें जेंडर माइनॉरिटीज भी आ सकते हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी आएंगे क्योंकि मामला सामाजिक न्याय का है। तो ये सब आएंगे और सामाजिक न्याय का सपना छिटकता चला गया और न जाने किस दबाव में पिछले कुछ सालों में तमाम जरूरी मुद्दों पे या तो मायावती और बीएसपी ने चुप्पी साधे रखी या फिर कोई ऐसा बयान दिया जो बहुत एम्बिगुअस था और किसी की समझ में आने वाला नहीं था, या फिर वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की या मोदी सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी। और इससे न केवल साख को धक्का पहुंचा है, सामाजिक न्याय का जो सपना है उसका जो नुकसान है उसको समझना पड़ेगा। आप सत्ता हासिल करके सामाजिक न्याय का सपना सच करना चाहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, पर जो उद्देश्य है आपका, जो साध्य है, उसके लिए जो साधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि वो अंततः आपको कहाँ लेकर जाएगा। हालांकि पुरानी भारतीय जनता पार्टी आज की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यानी कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो देखिए बहुत बुरा वक्त आ गया है कि हम पुरानी बीजेपी को नई बीजेपी से बेहतर बता रहे हैं, पर ये सच है। वो फिर भी इस भारतीय जनता पार्टी से बेहतर थी, पर ये भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से हिंदुत्व का सपना लेकर या एजेंडा लेकर आगे खड़ी है। और जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो दरअसल मनुस्मृति का एजेंडा है। और मायावती चूंकि स्कॉलर है और सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई से आती है,
तो उनको ये समझाने की ज़रूरत हम में से किसी को नहीं होनी चाहिए कि मनुस्मृति का सपना दरअसल सामाजिक न्याय का ठीक उलट एक सपना है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या अतीत में जो लगातार उन्होंने मदद ली, उससे फ़ायदा किसको हुआ? हम गंभीरता से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन भी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राज्यों में सरकार बनाई, उसका फ़ायदा अंततः बीजेपी को ही मिला है। आज बीजेपी जिस स्थिति में है, उसमें उन तमाम क्षेत्रीय दलों की भूमिका है जिन्होंने उनको समर्थन दिया या उनसे समर्थन लिया और उनके साथ मिलकर सरकार चलाई। महाराष्ट्र उदाहरण हो सकता है, आंध्र प्रदेश उदाहरण हो सकता है, कर्नाटक उदाहरण हो सकता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप कहीं भी देख लीजिए, हरियाणा, कहीं भी आप देख लीजिए, पंजाब, अकाली दल की स्थिति देख लीजिए आप, जेडीयू की स्थिति देख लीजिए आप शिवसेना की स्थिति देख लीजिए। और ऐसे में मनुस्मृति का सपना जो है, वो सामाजिक न्याय के सपने के साथ कैसे संभव है? ये बात हम में से किसी को, जैसा कि मैंने कहा, मायावती को समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर इसलिए हम कह रहे हैं कि अब जो हुआ है, जो दानिश अली के साथ हुआ है, उनका सस्पेंशन, क्या अब आखिरी कील या ऐलान है कि सामाजिक न्याय के सपने का भी सस्पेंशन हो गया है? क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब हिंदुत्व की राजनीति अपने चरम पर है, जब लगातार अल्पसंख्यकों पे खतरा है, ये कैसे हो सकता है कि अंततः ये जो सपना है मनुस्मृति से निकला हुआ, ये सामाजिक न्याय के सपने के खिलाफ नहीं खड़ा होगा? और अगर आप भाजपा के साथ खड़े होते हैं या भाजपा के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं जो अभी चल रहा है देश में, तो फिर आप कौन से सपने के साथ खड़े हैं? ज़ाहिर है, वो सामाजिक न्याय का सपना नहीं हो सकता। मैंने सालों साल अपने आप को रोके रखा है इस बात से कि मायावती और बीएसपी की खुली आलोचना ना करूं, क्योंकि अंततः कहीं न कहीं सामाजिक न्याय की लड़ाई पे शायद मुझे लगता था कि इससे असर पड़ सकता है। पर अब ये बोलना पड़ रहा है कि दरअसल दानिश अली सस्पेंड नहीं हुए हैं, सामाजिक न्याय का सपना सस्पेंड हो चुका है और अभी नहीं, काफ़ी साल पहले से हो चुका है। कम से कम बीएसपी के अंदर सामाजिक न्याय का सपना, जो काशीराम का था और जिसकी प्रेरणा डॉक्टर अंबेडकर से, ज्योतिबा फुले से, छत्रपति शाहू जी महाराज से आती थी, पेरियार से आती थी, वो सपना बीएसपी में सस्पेंडेड है। दानिश अली कम से कम कागज़ पे सस्पेंड हुए हैं। जब सपने सस्पेंड हो जाते हैं तो कोई कागज़ नहीं लिखा जाता, कोई चिट्ठी नहीं आती, लेकिन उसके परिणाम बहुत डरावने, बहुत भयानक और कई पीढ़ियों तक होते हैं। ये थी माइंड की बात आज की। फिर मिलेंगे माइंड की बात में, फिर कुछ बात करेंगे माइंड की। आप भी माइंड की बात सुनिए, माइंड की बात कहिए, बिना डरे कहिए। और एक बात और, अगर आप हमारे लिए कोई वीडियो करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी नीचे स्क्रीन पर आ रही है, माइंड की बात @total और उस पे जो है आप हमको ईमेल कर सकते हैं अपना आइडिया, अपनी स्क्रिप्ट लिख के भेज सकते हैं। और अगर हमको लगता है कि हम वो करना चाहेंगे, तो हम आपका वीडियो भी शामिल करेंगे, अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं और हमें आइडिया भी दीजिए कि हमें और क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।